Hello students, in this video we will cover chapter 4, that is functions of depository participant with respect to account opening. So क्या क्या फंक्शंस हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जब वो इन्वेस्टर्स का अकाउंट खोलते हैं या फिर क्लाइंट्स का अकाउंट खोलते हैं, तो एक बार इसको समझते हैं. An investor wishing to avail of depository services must first open accounts with a DP registered with a depository. The process of opening a demat account is very similar to that of a bank account. देखिए होता क्या है, मान के चलिए आपको कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, आपने एक स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट किया. मान के चलिए कोई भी स्टॉक ब्रोकर ले लेते हैं, सबसे कॉमन हो गया जीरोधा. तो जीरोधा का एग्जांपल ले लेते हैं. सो जीरोधा आपकी क्या करेगा, केवाईसी के लिए आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे पैन कार्ड, आधार नंबर, ठीक है, और आपका मान के चलिए इनकम स्लैब, ये सारा डेटा देना होता है. एक फोटोग्राफ होता है एंड सिग्नेचर होता है. दैट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है. तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये आपका फॉर्म फाइल करके, जो भी डीमेट का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो अपने आप फाइल कर देती है इनकी टीम. और उसके बाद जैसे आप सिग्नेचर लगाते हैं, फिर उसके बाद वो फॉर्म को फॉरवर्ड कर देते हैं डिपॉजिटरी से. फिर डिपॉजिटरी से ओके जैसे ही आता है तो 2 दिन में आपका विद इन 2 डेज आपका जो है डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है. ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन किसको लगानी पड़ती है, डीपी. ये ऑनलाइन प्रोसेस है आज की तारीख में सारा, और डीपी इसको आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके देती है. अब 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट और क्लियरिंग मेंबर अकाउंट. बेनिफिशियरी अकाउंट वही हो गए जो रिटेलर्स के जो डीमेट अकाउंट होते हैं, और जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी शेयर्स उनको अलॉट होते हैं, तो वो शेयर्स कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, डीमेट अकाउंट में. अब बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट इज एन ओनरशिप अकाउंट. द होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ओन्स द सिक्योरिटी, यानी आपके और हमारे जैसे लोगों के जो हम शेयर होल्ड करते हैं. देन होता है क्लियरिंग मेंबर अकाउंट. देखिए बिफोर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, जब ये यहाँ पे शेयर्स तब आते हैं जब शेयर्स की सेटलमेंट कर देता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. और बिफोर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके हिस्से के जो शेयर्स हैं वो कहाँ पे रखता है, क्लियरिंग मेंबर अकाउंट के अंदर रखता है. सो इट इज ओपन बाय अ ब्रोकर. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान के चलिए मार्केट में जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो होता है 9:15 से लेके 3:30. ठीक है, मान के चलिए हमने 9:30 पे रिलायंस के शेयर बाय करे 100 रिलायंस के शेयर बाय करें. ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो सेटलमेंट प्रोसेस होता है किसी भी ट्रेड का, वो होता है T+2 डेज में. मतलब जो भी आप काम मंडे को करोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कब होगा, थर्सडे को रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लेकिन थर्सडे तक वो शेयर कहाँ जाएगा. अब 3:30 पे जैसे ही मार्केट क्लोज हो गई तो थर्सडे तक वो शेयर कहाँ रहेगा, वो रहेगा क्लियरिंग मेंबर्स अकाउंट के अंदर, जो ब्रोकर मेंटेन करता है डीपीस के साथ. ठीक है, और जैसे ही ये सेटल हो जाएगा, फुल फ्लेजेडली सेटल हो जाएगा, फिर ये आपके बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर चला जाएगा. सो इट इज ओपन बाय अ ब्रोकर और बाय अ क्लियरिंग मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, दिस अकाउंट इज अ ट्रांजिटरी अकाउंट. द सिक्योरिटीज इन दिस अकाउंट आर हेल्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस ओनली. ठीक है, तो जब तक आपका नेट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होता, मान के चलिए आपने रिलायंस का शेयर अगर 2,500 रुपये में खरीदा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख. तो 2.5 लाख रुपीस आपको 2 दिनों में जमा कराने हैं. जैसे आप डिपॉजिट करा दोगे 2 दिनों के अंदर फिर आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में आ जाएगा. फिर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन है. दिस अकाउंट इज ओपन बाय द इन्वेस्टर टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म with the depository and to carry out transaction of sale and purchase of such securities in book entry form through the depository system. तो एक बार आपके बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर आ गया, तब आप उसको जब मर्जी जाओ तब उसको सेल आउट कर सकते हो. अगेन जब आप उसको सेल आउट करोगे फिर वो T+2 डेज के हिसाब से आएगा. तो मान के चलिए मंडे को आपने सेल करा तो आपके अकाउंट से वो रिफ्लेक्ट कब तक होता रहेगा, वेडनेसडे तक रिफ्लेक्ट होगा, और थर्सडे को जिस भी पार्टी को आपने सेल कराया उसके अकाउंट में आ जाएगा ये. ठीक है, थर्सडे तक ये सेटलमेंट हो जाएगी. अब बेनिफिशियरी अकाउंट कैन बी इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल यानी आपके और मेरे जैसे लोग भी खुलवा सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज भी खुलवा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, HUF एंटिटी भी खुलवा सकती है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, माइनर्स, समबडी हु इज बिलो 18 ईयर्स, वो भी खुलवा सकता है, बैंक खुलवा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुलवा सकते हैं, या फिर कोई ट्रस्ट भी खुलवा सकता है. और ब्रोकर का खुद का भी अकाउंट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ब्रोकर भी अपनी सेल्फ ट्रेडिंग भी करते हैं जिनको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग. तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के लिए भी ब्रोकर्स भी सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं. क्या क्या डीमेट अकाउंट कैटेगरी होती है, प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है इसलिए फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज, है ना, इन्वेस्टमेंट जो हमने करनी है उसी के लिए हमने प्रोप्राइटरी अकाउंट खुलवाना होता है. फिर एक होता है पूल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग वाला अकाउंट है, और यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था क्लियरिंग मेंबर अकाउंट.
तो पूल अकाउंट किस लिए होता है? सेटलमेंट पर्पसेस के लिए होता है। फिर क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट, ऐसी सिक्योरिटीज जिसके यहाँ पे अभी पैसा डिलीवर नहीं हुआ है, तो होल्ड अनपेड सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट, मैंने बताया था जब गिरवी रखवाते हैं तो वो वाले अकाउंट भी होते हैं, फॉर मार्जिन ऑब्लिगेशन टू बी गिवन बाय वे ऑफ प्लेज एंड रीप्लेज। क्लाइंट सिक्योरिटीज अंडर मार्जिन फंडिंग अकाउंट, इसको हम बोलते हैं एमटीएफ। जब आप ब्रोकर से उधार लेके एक्सेस पैसा लेके, ब्याज पे हमने ब्रोकर से एक्सेस पैसा लिया होता है और उसमें एक्सेस पैसे से हम उसको फंडिंग करते हैं, तो होल्ड फंडेड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्जिन फंडिंग। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं? वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, वो कैसे करते हैं? आधार और पैन कार्ड के थ्रू, आधार प्लस पैन कार्ड। फिर रिकॉर्ड नेसेसरी डिटेल्स ऑन द केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म। डीपी में इधर फिक्स अ स्टैम्प और प्रिंट द आईपीवी डिटेल्स ऑन द केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म। Then attachment of a separate sheet to the KYC application form or affixing stickers on the KYC application form. तो जितनी भी KYC होती है सारी एक जैसी होती हैं ऑलमोस्ट। बैंक अकाउंट भी ओपन करोगे तो भी यही KYC देनी होती है। जब कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करती है तो भी यही एप्लीकेशन होती है। अब कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? एमओए मेमोरेंडम देना पड़ता है, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल देना पड़ता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनीज को बोलते हैं। और एमओए एओए क्या होता है? चार्टर होते हैं कंपनी के, जिस चार्टर को फॉलो करते हुए कंपनी को गवर्न किया जाता है। मतलब कंपनी के क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, कंपनी का ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा, कंपनी के इनिशियल मेंबर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, तो उसके बारे में एमओए और एओए में दिया जाता है। एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए स्टैंड फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो किसी भी कंपनी के अंदर उनके एमओए और एओए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बायलॉज होते हैं कंपनी के, बायलॉज को बोलते हैं एओए। एमओए होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम क्या होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, तो ये सारी चीज़ें एमओए में होती हैं। देन आपको बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन कि डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है कि आप कंपनी के नाम पे एक डीमेट अकाउंट खोलें। फिर उस डीमेट अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, तो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरीज दिए हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगेन आप क्या दे सकते हो? एमओए दे सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर, है ना। जीएसटी नंबर दे सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस में। फिर कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉपी ऑफ द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैक्ट, ये आपको सब देना पड़ेगा। देन कम्स द ई केवाईसी। तो ई केवाईसी कैसी होती है? आधार बेस्ड होती है। आधार बेस्ड ओटीपी होता है, ओटीपी के थ्रू आप आज की तारीख में ई केवाईसी होती है, और सारे डीमेट अकाउंट ई केवाईसी से ही ओपन होते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, जॉइंट होल्डर भी हो सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और एचयूएफ अकाउंट भी हो सकता है, कंपनी अकाउंट भी हो सकता है, माइनर अकाउंट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स भी खोल सकती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म दो तरीके की होती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, और इसके अंदर एलएलपी भी आ जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, प्लस रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी है, जिनकी डीड होती है, विच आर गवर्न दोज पार्टनरशिप फर्म्स विच आर गवर्न बाय देयर पार्टनरशिप डीड। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म तो दोनों खोल सकते हैं। A partnership firm cannot be a member of a company under the provisions of the Companies Act. Thus, a depository account cannot be opened in the name of partnership firm. तो यहाँ पे तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है, यहाँ पे अकाउंट अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, लेकिन एलएलपी कर सकती है। एलएलपी कर सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये ओपन कर सकती है, क्योंकि इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, ये कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लाइंट अकाउंट नंबर। और क्लाइंट अकाउंट नंबर कैसा होता है? एन अकाउंट विद द एनएसडीएल विल हैव 16 डिजिट नंबर्स। तो इसको आप ध्यान रखना कि 16 डिजिट हो सकता है, विद द फर्स्ट 8 डिजिट्स इंडिकेटिंग द डीपी आईडी। तो जिस भी डीपी के साथ आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसकी आईडी होगी, एंड द लास्ट 8 डिजिट गिविंग द क्लाइंट आईडी। और अब जो इंपॉर्टेंट होगी, यानी पहले के 8 नंबर सबके सेम ही होंगे, जो भी उस डीपी का मेंबर होगा सबके सेम होने वाले हैं, लेकिन आखिरी के 8 जो हैं वो आपके पर्टिकुलरली आपके केस में डिफरेंट होंगे। और अगर हम सीडीएसएल की बात करते हैं, द अकाउंट नंबर है 2 पार्ट एंड 8 डिजिट डीपी आईडी एंड 8 डिजिट क्लाइंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे एनएसडीएल वाले एक सिंगल देते हैं 16 डिजिट का,
लेकिन CDSL वाले 2 देते हैं जिसमें 8 नंबर्स होते हैं DPID के और 8 नंबर्स होते हैं क्लाइंट आईडी के। देन क्लियरिंग मेंबर अकाउंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। देखिए बिफोर सेटलमेंट शेयर्स आर केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट। एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। पहले यहां पे समझते हैं कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती कैसे। मान के चलिए एक क्लाइंट 1 था, क्लाइंट 1 ने रिलायंस के शेयर करे बाय रिलायंस शेयर एट द रेट ऑफ 2500, ठीक है। तो उसने ये ऑर्डर कैसे पंच किया होगा? अपने ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर वन के थ्रू ही इसने ट्रेडिंग करी होगी। दूसरा क्लाइंट था क्लाइंट 2, इसने क्या किया होगा? सेल किया होगा रिलायंस के शेयर को, सेल रिलायंस शेयर, इसके बाद पहले से ही होगा तो ही तो सेल किया होगा, सेल रिलायंस 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2500, ठीक है। और इसने जो सेल ऑर्डर पंच किया होगा वो कैसे किया होगा? ब्रोकर 2 के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड ट्रेडिंग होती है तो इसने पंच किया होगा ब्रोकर 1 के थ्रू और क्लाइंट 2 ने पंच किया होगा ब्रोकर 2 के थ्रू। तो अब यहां पे एक बीच में सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे ट्रेड को सेटल कराएगी, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब ब्रोकर 1 जो है वो यहां पे फंड्स डिपॉजिट कराएगा, यानी इसको बोलेंगे फंड्स पे इन, और यहां पे ये करेगा सिक्योरिटीज पे इन, ये यहां पे क्लियरिंग हाउस पे शेयर्स जमा कराएगा, 100 शेयर्स डिपॉजिट करा देगा। और ब्रोकर 1 क्या डिपॉजिट कराएगा? 2500 यानी 2.5 लाख रुपीस जमा कराएगा, क्योंकि इसके क्लाइंट ने बाय करा है, और अगर बाय करा है तो उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट। तो कितना पे करेगा? 2.5 लाख रुपीस। और क्लाइंट 2 ने शेयर्स को सेल करा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको शेयर्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। तो अब ये जो सिक्योरिटीज पे इन है, मीनवाइल मैंने आपको बताया था T+2 डेज में सेटलमेंट होती है। इस पूरी ट्रेड को सेटल करने में 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, जिस भी दिन ट्रेड होगा प्लस उसके 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 2 दिन के लिए उसको कहाँ रखा जाता है? पूल अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस अकाउंट कौन सा होता है? वो अकाउंट होता है जहाँ पे सेटलमेंट से पहले शेयर्स को रखा जाता है, ठीक। और वो उसका ओनर कौन होता है? कौन उसको ओपन कराता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ओपन कराता है। और इसका बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? लेकिन बेनिफिशियल ओनर यही होगा, क्लाइंट 1, ठीक है। तो ये होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में। देन कमिंग बैक टू द नोट्स, तो क्लियरिंग मेंबर अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर क्लोजर ऑफ अकाउंट, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अ डीपी कैन क्लोज अ डिपॉजिटरी अकाउंट ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय द अकाउंट होल्डर और बाय ऑल द जॉइंट होल्डर्स। एन अकाउंट कैन बी क्लोज ओनली व्हेन देयर इज नो बैलेंस इन द अकाउंट। तो आप ध्यान रखना, आपके शेयर्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। शेयर्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए डीमैट अकाउंट में। So before closing the account, the DP should ensure that all pending transactions have been settled and the request for closure should be processed only after ensuring that there is no balance lying in the account, ठीक है। Then consolidation of accounts. Some clients could have opened multiple accounts, जैसे मेरे केस में I am having 5 डीमैट accounts। तो कहीं पे किसी कंपनी के शेयर हैं, कहीं पे ज़्यादा शेयर हैं, कहीं पे कम शेयर हैं। तो अगर मेरे को कंसोलिडेट कराना है तो क्या तरीका? Some clients have opened multiple accounts to dematerialize their shares held in a multiple combination and sequence of names. However, they may not need so many accounts after they have dematerialized their shares and may want to bring all their shareholding into one or the fewer account. This can be achieved by using a normal off-market transfer instructions. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? देखिए, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है अपने डीपी को, रिक्वेस्ट टू डीपी, और डीपी क्या करता है? उस रिक्वेस्ट के बाद आपके शेयर्स को जो है, जहाँ पे आपके शेयर्स पेंडिंग होते हैं, जहाँ पे आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में होते हैं, डिफरेंट डीमैट अकाउंट में होते हैं, वहाँ से वो उनको ट्रांसफर करा लेता है, शेयर्स को ट्रांसफर करा लेता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, इन्होंने यहाँ पे टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं और फिजिकल शेयर्स को आपने कहीं पे कन्वर्ट कराना है और डिफरेंट सीक्वेंसेस के अंदर है, मान के चलिए कहीं पे जॉइंट होल्डिंग के अंदर शेयर्स थे और कहीं पे इंडिविजुअल होल्डिंग में थे, कहीं पे आपने नॉमिनेशन के केस में शेयर्स को
शेयर्स आपके ऊपर नॉमिनेशन के केस में आए थे, तो ऐसे केसेस में आप यू हैव टू मेक एप्लीकेशन टू योर डीपी, और आपका डीपी जो है चार्ज लेगा आपसे और उसको फिर कंसोलिडेट करके एक अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। और इसकी रिक्वेस्ट जाती है, और ये 50 रुपीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में 50 रुपीज़ पर टिक होता है, पर टिक साइज, पर टिक का मतलब पर शेयर, मतलब एक कैटेगरी के शेयर के लिए 50 रुपीज़ का ये चार्ज लेते हैं। देन शिफ्टिंग ऑफ क्लियरिंग अकाउंट, a clearing member may transfer its clear account from one DP to another DP. For this, simultaneously applications have to be made for the closure of the account to the earlier DP and the opening of new clearing member account. तो मान के चलिए अगर किसी भी DP को किसी भी क्लियरिंग मेंबर को अपना डीपी चेंज करना है, तो उसको जहाँ पे प्रीवियस अकाउंट था वहाँ पे क्लोजर की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और जहाँ पे प्रपोज अकाउंट वो ओपन करना चाहता है वहाँ पे ओपनिंग की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। फिर मास शिफ्टिंग ऑफ अकाउंट कब होता है? जब डीपी अपना ऑपरेशन एक्सपेंड कर रहे हो, या फिर डीपी एक पुरानी बिल्डिंग से क्लोज करके दूसरी बिल्डिंग में जा रहा हो, तो ये मास शिफ्टिंग ऑफ अकाउंट्स होता है। डीपी में सेटअप न्यू सेंटर्स एज देयर बिजनेस एक्सपेंड्स और टू प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। हाउएवर there may be accounts from that location, but the account may already have been opened in another DP module machine. Depositories have provided a facility to shift in mass accounts. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कोई क्वेश्चंस तो बनता हुआ नजर आ नहीं रहा, बट हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि इज इट पॉसिबल टू शिफ्ट द मास अकाउंट्स, शिफ्ट द अकाउंट्स इन मास नंबर, तो या इट इज पॉसिबल। Then comes the freezing of account. Account freezing means suspension. So suspending any further transaction from a depository account till the account is unfrozen. और ये किस केस में होता है? जनरली ये सेबी के ऑर्डर पे होता है, सेबी के ऑर्डर पे होता है, या फिर ये तब हो सकता है जब किसी ने शेयर फॉर फीचर का केस चल रहा हो, शेयर फॉर फीड बाय कंपनी, ये इस केसेस में हो सकता है। मान के चलिए कंपनीज के डायरेक्टर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में भी शेयर फॉर फीचर होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हो तो उसमें भी हो सकता है। तो ISIN नंबर यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर विद 12 सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ डीमैट अकाउंट मे बी फ्रोजन इन सर्टेन केसेस। बाय फ्रीजिंग एन अकाउंट फॉर डेबिट ओनली, द क्लाइंट कैन रिसीव द सिक्योरिटीज इन एन अकाउंट. An account can also be frozen for debits as well credit. So no transaction can take place in such an account until it is reactivated. ठीक है, तो freezing of account is also possible. Okay. So that's it from this chapter, and we'll meet with a new video in next chapter. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.